ये भी दिन आना था कि एचेसोनियन के खून से इनकलाब आएगा। कितना शुगर लगेगा हम थोड़े दिन बाद जो है ना एचेसोनियंस को कह रहे होंगे कि सुर्ख सलाम कॉमरेड। ये बहुत बड़ा स्कैंडल क्यों है? रकम तो कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये हुकूमत एक बंदे के 60 लाख रुपए के लिए जलील होने के लिए तैयार है तो सोचें ये बड़ी रकमों पे क्या करेगी। अस्सलाम वालेकुम। मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर जी कैसे हैं? सर मुस्बतिंग। सर आपकी लुक ही आज मुस्बत आ रही, लाउड। सर बेहतरीन। सर शुरू करते हैं। गेरवा सर वाह, रंग दे तू मोहे गेरवा। वाह सर शुरू करते हैं। कल के दिन हमने जिक्र किया वो एचसन कॉलेज वाला जो सारा मसला हुआ था, उस पर चंद एक अपडेट्स जो हैं वो हम तक पहुंची हैं, मैंने कहा शेयर कर लेते हैं। तो शुरू फरमाते हैं उज़्मा बुखारी साहिबा से, जो कि नून लीग की हैं, रहनुमा हैं, पंजाब के अंदर इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। तो उनका एक इंटरव्यू था वो मंसूर के साथ, मंसूर अली खान के साथ। तो उस पर वो को अच्छा इंटरव्यू नहीं गया वो। तो मंसूर खुद इस टॉपिक पे खुद भी पैशनेट है, वो भी एच सोनियन है, उनके बच्चे भी एच से पढ़ते हैं, मैं खुद एच सोनियन हूँ, मेरा बच्चा भी एच से पढ़ता है। तो ये सारे इशू चल रहा है कल से ना तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में, उसके बाद वो अपडेट करते हैं। उस इंटरव्यू में मुझे एक चीज़ का बड़ा नॉस्टैल्जिया सा हुआ कि मुझे शहबाज गिल साहब और चौहान साहब जो हैं वो याद आ गए कि जो उनका डिफेंस था सारी चीज़ के ऊपर, वो एक तो समझ नहीं आ रही थी, वो कहने की कोशिश कर रही हैं। दूसरा उन्होंने एक नई चीज़ जो है वो पेश की है हमारे लिए, सबके लिए, कि वो कह रही है जो प्रिंसिपल हैं, जो ऑस्ट्रेलियन हैं, माइकल थॉमसन, जो अब रिज़ाइन कर छोड़े उन्होंने, उन्होंने को मिल के एचसन की कुछ लॉबीज़ के साथ एक साजिश बनाई है अगेंस्ट द पंजाब गवर्नमेंट। ये उज़्मा साहिबा का कहना है, मेरा कहना नहीं है। और उसको वो लिंक किया उन्होंने पहले उस वाक़ये से जो हम शो पे डिस्कस कर चुके हैं, जिसपे वो नारेबाजी हुई थी, वो जो लड़का था गिलानी, और कि उस पर इन्वाइट का इशू था ना मरीम नवाज साहिबा का। तो वो कहती है कि नहीं जी, ये इसी तरह हुआ है जिस तरह सब कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, कि इनवाइट जो है वो हमें दिया और फिर ले लिया पेरेंट्स के प्रेशर से। हालांकि ये नून लीग की हक में नहीं जाती, क्योंकि ये तो पीटीआई मौक़िफ़ था कि देखें ना, पेरेंट्स के प्रेशर पे उन्होंने ले लिया मैंडेट चोर, ये वाली बात। हालांकि वो जब हमने भी बात की कि ऐसा कुछ नहीं था, उनकी टाइमिंग का इशू था, तो वो मसला हुआ था, वो कहती हैं ऐसा नहीं था। दूसरा, इस किस्से के ऊपर वो चीमा की साइड लेते हुए कह रही थी कि इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है सारा कुछ। और चीमा साहब की फिर उन्होंने ये भी बताई कि वो इमरान खान साहब के दौर में जेल भी बहुत देर रहे, और ज़ाहिर है उसके अंदर उनके बाद फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत पड़ा, तो इसलिए वो ये चीज़ नहीं कर पाए और इसलिए ये सारा कुछ हो गया। आज चीमा साहब भी रात को एक शाहजेब के शो पे आए हुए थे, उनकी भी बात बड़ी मज़ेदार थी। उन्होंने कहा जी कि ये कौन सा को मेरे लिए कानून बना है, ये तो तमाम सबके लिए कानून बना है। तो उस पर शाहजेब का पॉइंट, और ज़ाहिर है उसी वक्त हम सबके जहन में सवाल हुआ, लेकिन अगर आप ना कहते और आपके बच्चों से इस चीज़ की शुरुआत ना होती तो ये चीज़ ज़ेरे बहस ही ना आती। तो वो कहते नहीं, वो एक अलग बात है। बात सिर्फ ये है कि मेरिट्स केस के ये हैं कि जी ये कानून सबके लिए किया गया है, तो ये भी ठीक है। उसके अलावा एचसन कॉलेज की ओल्ड बॉयज़ की भी कोई मीटिंग है, कोबा की, उन्होंने भी कोई लेटर लिखा आज के दिन, वहाँ पे गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज भी हुआ ढेर सारा। चले वो एक अलग बात है कैसा हुआ क्या नहीं हुआ, तो सब ज़रा तपे में। और उसकी आई थिंक वजह सिर्फ ये है क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड एक चीज़ का हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो प्रिंसिपल अच्छा था, और तमाम जो भी इदारा हो उसके अंदर कोई अच्छा बंदा चला रहा हो उस इदारे को, और आप सब उसके साइड पे हों, तो अगर वो छोड़ जाए तो सबको थोड़ा वो गैप महसूस होता है। तो उसके ऊपर हम परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, हम एज पेरेंट्स भी परेशान हैं कि वो बंदा अच्छा था, उसको रहने देना चाहिए था। अगस्त तक उनका टेन्योर था, अब वो 1 अप्रैल से नहीं जा रहे। और साथ साथ इसके जो अगला एडमिशन साइकिल है, जो कि एचसन की एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि मतलब जो जो फर्स्ट क्लास 2 के एडमिशन्स होते हैं, उसके अंदर प्रिंसिपल का बहुत रोल होता है कि उसने सारा असेस करना होता है किसको रखना है किसको नहीं रखना। तो वो कहते हैं भाई इसमें मैं नहीं करूँगा। इससे ये चीज़ भी नज़र आती है कि ये पहली दफ़ा ऐसी मुदाखलत नहीं हुई, पहले भी शायद होती रही है, इस चीज़ में नहीं मैं कह रहा एडमिशन के अंदर, बाकी चीज़ों के अंदर। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, लोग बड़े तपे में हैं। और आज चीमा साहब कह रहे हैं इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि ये बिल्कुल ठीक हुआ सारा कुछ। वो इसमें सबसे पहली बात तो ये कि जो इस वक्त पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे वहाँ पे हैं, वो बहुत साइड ले रहे हैं प्रिंसिपल की। उनको सबसे ज़्यादा घबराहट तो ये है कि अब रिटायर्ड जनरल आ जाएगा। दूसरी चीज़ मज़े की ये है कि ये जो अज़्मा बुखारी साहब ने बयान दिया है ना, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है कि कहीं सारी जो पीटीआई फॉलोअर्स जो है, यूथ जो है,
वो कहीं अज़मा बुखारी फैंस ना बन जाए। सर बनना चाहिए, स्टाइल वही है उनका। क्योंकि वो जो है ना कि अमेरिका मुदाखलत और साजिश कर रहा है, अब ऑस्ट्रेलिया साजिश मैं वैसे तो ज्यादातर बातों से ना हसन निसार साहब की डिसएग्री करता हूँ, लेकिन एक बात जो है ना उनकी मुझे वो ठीक लगती है, कोई नहीं कर रहा साजिश ये है क्या जिसमें साजिश और सर इसमें अच्छा एक और बात है, अज़मा बुखारी का अपना बयान अपनी जगह, वो तो जाहिर है उन्होंने पार्टी लाइन लेनी है। अब हाथ चीमा उस पार्टी में अगर हो ना कि जी कोई नॉर्मल से कोई है, हाथ चीमा बहुत उस तरह से बड़े, वो मैंने एक और वीडियो भी देखी, उसके अंदर एक बंदा है जो उनकी एसेट लिस्ट गिनवा रहा था मैं, जिसके अंदर उनकी कोई अमेरिका के अंदर कोई फार्म्स भी हैं और ये वो, जाहिर है हमें क्योंकि पता नहीं कि ऐसी कुछ चीज़ है तो हम उसके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे, लोग तो बहुत बातें कर रहे हैं। एक मुझे ख्याल है इससे कि चूंकि ये कानून बन चुका है तो बन चुका है तो मेरे जानने वाले और कुछ और बहुत ऐसे लोग, ऐसी एप्लीकेशन साल की को 12 से 15 आती हैं एचएन कॉलेज में कि जी हमारा फलाना मसला, जैसे हमने कल बात की थी, तो बहुत सारे लोग जो है वो इस वक्त अपने बच्चों को सीटें रिजर्व करवा के बाहर अपनी किसी पोस्टिंग पे किसी बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ गए हैं, रिजर्व करवा के फीस दे रहे हैं। तो अब चूंकि कानून चेंज हो गया है तो मुझे दो जो ग्रुप्स ऑफ पेरेंट्स हैं, एक जो फैसला नहीं कर पा रहे कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए बच्चों के लिए, आप फौरन फ्रीज करवाएं अपनी सीट्स और फीस ना दें, और दूसरे जो करवा के बाहर जा चुके हैं उनको साल 2 साल हो गए और तब से वो फीसें भर रहे हैं, उनको ये करना चाहिए कि वो एचएन कॉलेज की नई इंतजामिया को और गवर्नर इसी तरीके से गवर्नर्स और बॉडी और सबको लिखें कि जी एक तो हमारे पुराने पैसे वापस किए जाएं कि जो हम दे चुके हैं, और अब से हम भी पैसे नहीं फीस नहीं देंगे, क्योंकि अब सबके लिए कानून है कि आज चीमा, या हम नहीं कह रहे, आज चीमा साहब कह रहे हैं कि ये मेरे बच्चे और मेरा ये जो पिटिशन थी एक जरिया था तमाम पेरेंट्स को रिलीफ देने के लिए, तो इसके लिए तो हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं नंबर 1, और नंबर 2 अब जो तमाम तर पेरेंट्स हैं उनको ये चाहिए कि इस ज़बरदस्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, अपने पैसे जो दे चुके हैं वो वापस लें, क्योंकि सर ये 2 बच्चों के लिए तो सिर्फ नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो आचीमा साहब कह रहे हैं 2 बच्चों के लिए, तमाम बच्चों के लिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, वो भी लें। और सबसे मज़ा मुझे उस चीज़ का आया जो प्रोटेस्ट हुआ गवर्नर हाउस के सामने बीच में, अब वो पता नहीं बड़ा यम पम प्रोटेस्ट था अब पता नहीं लोग शुगर लगा रहे थे कि असल में ऐसा था कि बीच में खबर आई कि वाटर कैनन वाली जो गाड़ी है वो भेजी गई है उधर अच्छा मैं ना एक और चीज इधर बैठ के सोच रहा था कि यार मुझे जाना चाहिए कवर करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा मैंने सोचा कि ये एक ऐसा प्रोटेस्ट है कि जिधर चपेड़े पड़ने का चांस कम है। हाँ। तो मैं चला जाता हूँ उधर, क्योंकि वहां पे तो लीड आई होगी। हाँ। तो कौन मारेगा। फिर मुझे जो है ना दोस्त ने एक मेरी तवज्जो मबजूल कराई, उसने कहा कि यार पुलिस सोचो कितनी जिच आई होगी आज तक 75 सालों से एचएसएन के स्टूडेंट से, कि एचएसएन का स्टूडेंट तो नहीं ठुल्ले से पकड़ा जाता, ठीक है, वो तो कहता है चल बेटे निकल ठीक है, तो वो आज कहीं अपना गुस्सा ना निकाल दें। तो मैंने कहा नहीं लेकिन वो तो स्टूडेंट तो नहीं होगा। तो उसने फिर यही बात की, उसने कहा कि एचएसएन का बच्चा जो ठुल्ले को फारिग करवाता है वो अपनी बेस पे थोड़ी करता है, अपने माँ बाप कहते उसे चपेड़ा चल सकती है ना। फिर मैंने कहा कि अब मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं करूंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो बाकी ये है कि सर ये भी दिन आना था कि एचएसोनियन के खून से इनकलाब आएगा कितना शुगर लगेगा, हम थोड़े दिन बाद जो है ना एचएसोनियंस को कह रहे होंगे कि सुर्ख सलाम कॉमरेड ऐसा आपको बात बताऊं, क्योंकि मैं खुद एचएसएन में इतने साल रहा हूं सर, हम पकड़े गए लेकिन तब की पुलिस और आज की पुलिस में फर्क है। तब पुलिस जो है ना किसी का लिहाज नहीं करते थे, तो हम आपका भाई पकड़ा गया, बड़ी बड़ी दफा पकड़ा गया, और कोई मसले वाली बात नहीं सर। बाय द वे ये जो भी हमारी यूथ है ना, उससे मैं मुखातिब होना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ ये एक राइट ऑफ पैसेज होता है। ये पुलिस के साथ डीलिंग जो है ना, ये जितनी यंग एज पे आपको थोड़ी बहुत ही आ जाए ना, उतना आपको फ्यूचर में ये चीज़ फायदा देगी, तो वो ठीक है। वैसे आपको जाना चाहिए था, मजा आता, इकट्ठे जाना चाहिए था, हमसे मिस हो गया ये सर। आखिरी एक बात इसमें मैं करना चाहूँगा, जो एक और मिस कर गई अज़मा बुखारी साहिबा, वो कह बैठी उसके अंदर कि एचएसएन कॉलेज जो है ये तो अमीरों का स्कूल है, अमीरों के बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं यहाँ पे। तो वो मंसूर ने अच्छी बातें निकली कि आपके जो लीडर हैं उनके बच्चे भी वहीं पढ़े हुए हैं, हमजा भी और हसन हुसैन भी वहीं के पढ़े हुए हैं, तो उस पर वो जाहिर है जो पोंगी उनको शायद नहीं पता था इस बात का। बट सर चले ठीक है। नहीं तो अगर उनको इतना एतराज़ है अमीरों का स्कूल होने पे, या मतलब इस लिहाज से एतराज़ बनता भी है कि वैसे कोई प्राइवेट एंटिटी जितना मर्जी स्कूल खोले, अब यहाँ पे हमें पता है ना लाहौर के अंदर ऐसे स्कूल मौजूद हैं, आपको मुझे नाम पता है, जो कि फीस डॉलर्स में लेते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन हम क्या एतराज़ कर सकते हैं, मतलब आप कल से कुछ भी खोल लो। जी। प्रॉब्लम ये है कि सरकार इस स्कूल को क्यों फंड करती है।
टैक्स पेयर्स की मनी से, ये प्रॉब्लम है। हाँ। तो अज़मा साहिबा को अगर इस पे एतराज है तो वो हुकूमत में है, यस, पब्लिक स्कूल बना दें इसको, पब्लिक स्कूल बना मतलब दें, बिल्कुल। इसमें अमीरों को निकाल के गरीब डाल ले। पब्लिक स्कूल डाल दें। और सर एक और चीज़ इसके अंदर जो अगेन एक पॉइंट रेज होता है बड़ा अच्छा, कि ये बोर्डिंग स्कूल है। यहाँ पे इनफैक्ट ये जो प्रिंसिपल है, एक ज़माने में इस स्कूल की बोर्डिंग की स्ट्रेंथ मेरे ख्याल में 100 या 150 बच्चे होती थी। जब से प्रिंसिपल के पूरे टेन्योर में इन्होंने 500 कर दी उसकी स्ट्रेंथ। इन्होंने नए, ये भी डोनेशन से, गवर्नमेंट से ले लिए बगैर डोनेशन के थ्रू इन्होंने बोर्डिंग हाउसेज नए बनाए और बोर्डर्स की तादाद ज़्यादा होगी इसके अंदर। तो आज चीमा साहब के पास एक और बड़ी ऑप्शन थी। आपने अगर बच्चों को रखना भी है और ख़ुद आपका है, तो बहुत सारे 500 बच्चे तो वहाँ बॉर्डर है, तो उनको बॉर्डर बना देते। अगर तो एचएन में सीट रिटेन करनी थी तो वो पढ़ते भी रहते और बोर्डिंग में भी रहते। ज़ाहिर है बहुत बड़ा डिसीजन है उस लिहाज से, लेकिन ये ऑप्शन इस स्कूल में, वाहिद स्कूल है शायद जो इस तरह का है जिसके अंदर ये ऑप्शन मौजूद, तो वो भी कर सकते थे। बट चले ठीक है, कर तो बड़ा कुछ सकते हैं। मतलब आज ही एचएसएन को और जिम खाना को, ये इससे ज्यादा प्राइम प्रॉपर्टी क्या होगी पाकिस्तान में? सर मलिक रियाज की ड्रीम्स हैं। तो आप मलिक रियाज को भी, अगर आपको आजकल मलिक रियाज से नहीं बन रही इनकी, तो आज ये आप किसी अमेरिकी बेस्ड कंपनी को बेचें सब सर, और आप एक जिमखाना और एक एचएसएन जो है वो रायगढ़ में बना दें, बिल्कुल, तो इससे कर्जे उतारे मुल्क के। और प्राइम प्रॉपर्टी है सर। मैं तो बाय द वे इस चीज़ के हक में हूँ कि अगर तो देखें सरकार इस चीज़ से, असल में बात पता है क्या है, हमसे मशवरा जो है ना सर, ये जो लैकिंग है ना सर, ये एक चीज़ हमसे सिर्फ एक दफ़ा पूछ लिया जाता तो हम इसकी जो पीआर कैंपेन हम जो सर इसमें स्पिन मारते ना, वो क्या आज़मा बुखारी साहिबा जो है उनको बताते हैं हम कि यार ऐसे कर लेते तो बेहतरीन हो जाता। कोई नहीं सर, ये हो जाता है। हमने तो अहद चीमा के पोतों का फ्री एडमिशन करवा देना था और ये बात बाहर भी नहीं थी। हाँ, बट चलिए सर, एक चीज़ हो गई। अच्छा, और इस चीज़ को जो शक्ल दी जा रही है ना कि ये नून लीग का गवर्नमेंट का पहला जो स्कैंडल है ना, ये बड़ा बिग स्कैंडल है, ये आ गया। ये मेरे ख्याल में इतना बड़ा स्कैंडल नहीं है, मतलब स्कैंडल तो है बट ये उतनी बड़ी बात नहीं है। मतलब जितना, अच्छा इसकी बात है वैल्यू भी सेस कर ली मैंने। इसकी टोटल जो वैल्यू है ना, जो है, वैसे वैल्यू तो वो ज़्यादा इतनी कम भी नहीं है, वो बनती है तकरीबन 60 लाख रुपए। तो ये वेवर जो है, जस्ट टू पुट इट इनटू कॉन्टेक्स्ट, ये 60 लाख रुपीस का वेवर लिया चीमा साहब ने। असल मसला पता है क्या है कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल क्यों है? रकम तो कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये हुकूमत एक बंदे के 60 लाख रुपए के लिए जलील होने के लिए तैयार है, तो सोचें ये बड़ी रकमों पे क्या करेगी। अगर आपकी स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो फिर आप आगे जाके क्या करेंगे सर? बहरहाल ठीक है, मतलब इसके अंदर और कोई मतलब बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि ये भी सुना हमने कि तारड़ साहब ने प्रिंसिपल साहब को फ़ोन किया कि तुझे ना जाओ, कि आप मुस्ताफ़ी ना होए। और फिर आई थिंक वो बोर्ड ऑफ गवर्नर की भी मीटिंग है जिसमें सईद बाबर अली साहब को भी कहने लगे वो कि आप भी मुस्ताफ़ी ना हो। तो कीता क्यों फिर? अगर ये मतलब एक तरफ अज़मा बुखारी साहिबा कह रही है कुछ गलत नहीं हुआ, फिर तारड़ साहब ने फोन क्यों किया प्रिंसिपल को? हाँ, और आपने तो गद्दार को फोन कर दिया जो ऑस्ट्रेलिया साजिश में मुलव्वस है। सर लेकर रहे हैं साजिश हो, यार कमाल है। अच्छा सर, चले कोई नहीं सर, सब ये होता है। और सर सिर्फ इसके अंदर मुस्बत पहलू मैं अगर निकालूं तो हमें थोड़ी सी, जब इमरान खान साहब को डिफेंड करना पड़ता था शहबाज गिल साहब, फवाद चौधरी साहब और चौहान साहब के ऊपर, तो खान साहब का तो ये मशहूर था, खान साहब तो टेफलॉन की तरह हर चीज़ उनके ऊपर लगती है, बाउंस करके वापस कर जाती है। तो इनका काम ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ टेफलॉन वाली गेम नहीं है। आपने स्ट्रेटजी वो वाली अपनाई जो माजी के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स हैं, लेकिन जो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो बहुत फ़र्क है। वो फ़र्क एनालाइज करना पड़ेगा कि मियाँ साहिबान शरीफ फैमिली और इमरान खान की जो एक आउटलुक है वो बहुत डिफरेंट है। तो सो इन्फॉर्मेशन के जितने भी लोग हैं, इसको एक आपको केस स्टडी बना के स्टडी करना चाहिए कि हमारी कहाँ हमसे गलत चीज़ें हुई और आने वाले दिनों में फिर कैसे टैकल करना है। वो अप्रोच नहीं चलेगी यहाँ पे। बिल्कुल। और इसके अलावा ये जो शहबाज गिल और फयाज चौहान की आप बार बार बात कर रहे हैं सर, मैं फैन हूँ सर। हाँ, नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि वो कई दफ़ा जो है ना बहुत गलीज़ गुफ्तगू भी करते थे। उनकी गुफ्तगू में दोनों की में कई दफ़ा मिसोजिनी भी होती थी, जिसकी जो है गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर आप वो पहलू निकाल दें तो उसके अलावा वो जुगत भी करते थे। ठीक है, तो ये जो अज़मा बुखारी साहिबा है ना, इनका मसला ये है कि ये ना बस नाराज़ है, ये हर वक्त नाराज़ है। ऐसा ये पता नहीं कितना को टाइम, मतलब ऐसे लोग इनको, मतलब टीवी वाले और
बाकी सोशल मीडिया वाले मतलब इनको नाराजगी पे इनकी गुजारा करते रहेंगे, मतलब किसी दिन कोई बंदा कह देगा कि आप सड़ी हुई क्यों है। आप कह रहे थोड़ा कैका, थोड़ी जुगत को मतलब वैसे ही एक लतीफे। हाँ, वैसे ही एक प्लेजेंट मतलब तरीके से बंदा इंटरव्यू में बैठता है। क्या मतलब आपका नहीं दिल करा तो ना बैठे, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दें, कोई स्पोक्स पर्सन भेज दें। बिल्कुल, अगर इतनी तकलीफ है ना कोई काम करने में तो ना करें। सर कम भी तो मुश्किल है ये। अब चले 12 सर कोई नहीं, ठीक है, हम उनका भी वर्जन आ गया। पॉइंट ये था कि आज के दिन हम दोनों तरफ का मौकफ जो है हम सामने ऑडियंस के लिए रखते हैं। दोनों तरफ आ गया, एक तरफ वो कहते कुछ भी नहीं हो, एक तरफ कहते बहुत कुछ हुआ। आगे आप फैसला कर लें। असल में मुझे सिर्फ ये लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी राय है, दुनिया जो मर्जी करे, लेकिन ये वाली शक्ल है ना ये चौधरी गुलाम हुसैन के अलावा किसी को सूट नहीं। और चौधरी साहब भी सर बीच में बड़ी जबरदस्त जुगत लाते हैं। हाँ। एकदम से वो तो उनका रेस्टिंग फेस है ना मतलब तो बड़ा सर चले कोई नहीं, ठीक है, हम कुछ होगा तो डिस्कस कर लेंगे, नहीं भी करेंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं, चल रहा है मामला। सर आगे चलते हैं। इंडस्ट्री से हमारी काफ़ी चीज़ें हुई हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर, तो शुरुआत कर लेते हैं राहत फ़तेह अली खान साहब से। अभी ये 23 मार्च के दिन जो है सिविलियन जो अवार्ड्स हैं वो ज़रदारी साहब की जानिब डिस्ट्रीब्यूट किए गए। बहुत सारे लोगों को, मेरे ख्याल में कोई 180 प्लस थे, इस किस्म का कोई नंबर था जो था। बड़ी अच्छी बात है, हर साल ये होता है। राहत फ़तेह अली खान साहब ने रिकॉर्ड कायम किया इसके अंदर, मतलब पहले भी लोगों ने किया होगा, लेकिन ये यूनिक होता है कि उनको सितारे इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ दोनों दिए गए। उनकी तस्वीर भी है कि उन्होंने दोनों पहने हुए हैं मेडल्स जो हैं। उन्होंने गाने भी तो सारी पार्टियों के हाँ तो सर ठीक है, नहीं तो अच्छा, इसको लिंक हम थोड़ा इस तरह कर देते हैं कि माजी में जो उनकी वीडियोस थी और उनके खिलाफ जो एक प्रोपेगेंडा था, इसका तो ये मतलब है ये साबित हुआ कि हुकूमत और रियासत ने तो फैसला किया कि उस चीज़ में इतना बड़ा कोई इशू नहीं था, इसलिए कोई अवार्ड मिला। लेकिन वो तमाम बॉडी ऑफ वर्क देख रहे हैं, उनका सिर्फ वो जो बोतल थी वो वाला काम नहीं देख रहे उनका, वो देख रहे हैं उनका जो तमाम बॉडी ऑफ वर्क है। असल में ये एक वैसे प्रॉब्लम है। सो मसला ये है कि उनके जो फ़न के लिए खिदमात हैं, हाँ। वो उनसे नहीं किया जा सकता इनकार, लेकिन ये वाला जो प्रॉब्लम था ना, ये मतलब हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता एज सच, लेकिन सरकार का जो इमेज है ना दुनिया के आगे, अब वो थोड़ा सा ना इसमें ख़राब होता है कि यार एक बंदा जो मुलाजिम को पीटता है आपने उसको वो कर दी है। सो अगेन वही बात है, मेरे ख्याल में राहत फ़तेह अली खान साहब ने इस पर माफ़ी मांग ली भी है। जी, तो बस अगर माफ़ी मांग ली भी है तो फिर माफ़ कर देना चाहिए। तो फिर उस लिहाज से सरकार का अच्छा, माफ़ी भी मांग ली भी है, और बाकी उन्होंने वो माफ़ी तो उस तरह से नहीं, तो उन्होंने उस बंदे को खड़ा कर दिया कि तू 10 की होया किसी है तो वो ठीक है सर। इसमें जो है ना वो एक बड़ा ज़बरदस्त था कि वो किसी ने स्टैट निकाला था, उनके माजिद निज़ामी ने निकाला हुआ था कि पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है और इन्होंने कुछ 400 लोगों को ये इन एंटायरिटी सब लोगों को मिला के अवार्ड दिया है, और इंडिया की आबादी 1.25 अरब है और उन्होंने कोई तकरीबन 250 को दिया। वहां पे ईमानदार और टैलेंटेड लोग कम सर या उनकी जो सिलेक्शन कमेटी है ना वो बड़ी सख्त है, ये भी हो सकता है। हाँ, सख्ती होनी चाहिए वैसे तो असूलन, लेकिन बहरहाल मतलब आप ये देखें ना कि यहाँ पे वो बड़ा शोर मचा हुआ है कि सरमद अली खुसट का नाम निकाल दिया लिस्ट में। जी, सरमद अली खुसट का नाम निकाल दिया। इस पे इतना वावेला हो रहा है, मेरा नाम डाला ही नहीं सर, इस पे कोई शोर नहीं। बताया था आपको सर, भी आपका थोड़ा सा नेक्स्ट फ्यू इयर्स में आपको हम करवा देंगे ये। और सर दूसरा, मुझे जो दूसरी इसकी है ना, जो इंडिया का नंबर कम की और हमारा ज़्यादा क्यों, मुझे लगता है आरिफ अलवी साहब जब थे ना प्रेसिडेंट, उनके पास काम को एक वक्त आया था कोई कुछ नहीं था, उन्होंने मेडल ढेर सारे बनवा लिए मेरे ख्याल में अपने। सो अब वो पड़े हुए हैं और वो जंग खा रहे हैं, तो शायद किसी को ड्यूटी है कि इनको चमका के रखो पूरे साल 2 साल, तो शायद उन्होंने कहा कि यार इस दफा जितने निकल सकते हैं ना निकाल दो, तो ये भी वजह हो सकती है जबरदस्त, क्योंकि ये हुआ है। नहीं अवार्ड देने के लिए होता है, मतलब पास रख के क्या करना है। तो ठीक है चले सर आगे चलते इंडस्ट्री से ही। अच्छा, ये बार मैं एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि जब मुझे देना सरकार ने अवार्ड, तो मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस चाहिए, मुझे ये सितारे पूरे नहीं चाहिए। आपको सीधा मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस चाहिए, वो सर बाकी इनामों के साथ कोई कैश प्राइज नहीं है। उसके साथ कोई कैश प्राइज नहीं? नहीं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का 10 लाख रुपए है। अच्छा जी,
सर फौरन करें। सर लेकिन मसला ये है कि जब तक आपको मिलेगा, जो मेरी प्रेडिक्शन है, जिस साल आपको मिलेगा इंशाल्लाह, तब तक वो 10 लाख से जो आप लेना चाह रहे हैं वो उतने का होगा नहीं, फिर तो उसको जल्दी किया जाए मेरे ख्याल में। हाँ जल्दी करें, नहीं तो फिर उसकी प्राइस बढ़ाएं, मतलब उसकी अच्छा वैसे इसको इसका रेट जो है वो इन्फ्लेशन से जस्ट होता होगा, आई एम श्योर होता होगा, हर जमाने में 10 लाख तो नहीं होता होगा। ठीक है 10 लाख बड़ा कुछ हो सकता है। अच्छा सर एक और मज़ेदार खबर मुस्बत उस लिहाज से, महमूद असलम साहब एक्टर हैं, तो उनका किसी एक इंटरव्यू हो रहा था, उसके अंदर उनको पूछा कि एल्डरली रोल्स जो हैं आपको दिए जाते हैं तो आप उनको टैकल कैसे करते हैं। वो तो कहते हैं कि मैं कभी बार ना भी कर देता हूँ। इनफैक्ट उनको कहा कि जो नुमान एजाज हैं उनका वालिद बनने को मुझे एक शो में, और कहते हैं हम दोनों की उम्र तो तकरीबन सेम है। तो हमने जैसे चाइल्ड एक्टर्स की बात की थी कि बुजुर्ग एक्टर्स की भी एक मसले मसाइल है ना, तो उनको रोल्स ही एक किस्म के मिलते हैं, बिल्कुल एक ही तरह के मिलते हैं। और नुमान एजाज वैसे इनको देखने में और उनको देखने में नुमान एजाज इनसे यंग लगते हैं, लेकिन उस तरह से तो आप शायद हमारे साथ भी होंगे 40 ईयर्स ओल्ड जो हमसे भी यंग लगते होंगे। असल में देखें ये तो पर्सनल प्रेफरेंस की बात है, इसमें ना तो महमूद असलम साहब को ठीक कहा जा सकता है ना गलत कहा जा सकता है। उनका नहीं था दिल नुमान एजाज का बाप बनने का, उन्होंने ना कर दी। बाकी अगर मेरे से जाती राय पूछी जाए, मतलब मैं किस तरह ऑपरेट करता हूँ, मुझे तो कोई घंटा फर्क पड़ता है कि मुझे क्या किसका बाप बना दिया है। मतलब मेरा तो होता है कि पैसे एडवांस दे दो। अच्छा मेरा तो बल्कि इसमें एक और भी बड़ी वो चीज़ होती है कि कुछ डायरेक्टर्स जो है ना वो बड़े बेचारे पैशनेट होते हैं अपने काम को लेके, लेकिन यहाँ पे आपको पता है मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि वो हमें पता लग गया कि एंड में प्रोडक्ट नहीं ठीक निकल सकती, आप जितने मर्जी पैशनेट हो। तो वो मुझे ना मकसद कि आपको ना कहानी सुनानी है, तो मैं कहता हूँ कि नहीं बस ठीक ही होगी डेट लो तो बस खत्म, आगे पैसे दो, डेट लो और जो भी होगा मैं पेल दूंगा। नहीं हम बैठे, आपको मजा आ जाएगा, लेने की जरूरत ही नहीं, ऐसे दो, डेट बुक करो, मैंने दसो कुड़ी दा प्यो वा मुंडे दा, आगे चलो। वो उस पे मेरे से बल्कि कई काम मेरे हाथ से चले गए क्योंकि उनको लगा कि यार ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। हालांकि मैं बड़े दिल लगा के मैंने एक्टिंग कर दी, जब मैं पैसे पकड़ता हूँ तो फिर मैं हलाल करता हूँ जी। लेकिन उससे पहले जो है ना कि सुनो और इंगेज और यूं उन्हीं टाइम को केड़ा ऑस्कर लाभ जो है यानी कि वो चाह रहे थे, वो आपको स्क्रिप्ट के अंदर इन्वॉल्व करना चाह रहे थे, आपको लपेटना चाह रहे थे उसके अंदर, आप लिपटना नहीं चाह रहे थे। आप अपने कैरेक्टर में उस दिन आपने पहुंचना था, आपने यूं कैरेक्टर में आ रहा था, शो कर देना था। और सर देखें इस चीज़ ये बड़ी ज़बरदस्त आपने एग्जांपल दी, इससे थोड़ी अक्सी होती है हमारी इंडस्ट्री की भी कि मेरे ख्याल में ज़्यादातर टाइम जो है वो अगर इन चीज़ों में लग जाते हैं ना कि बैठ के एक दफ़ा अब्जॉर्ब करेंगे सारी चीज़ को, जो आर्टिस्टिक विजन है उसको लेंगे। केड़ा आर्टिस्टिक विजन है मतलब यहाँ बड़ा कुछ, मतलब कोई क्रिस्टोफर नोलन की ओपनहाइमर जो है बनने जा रही है, कुछ हो रहा है, तो आप अब्जॉर्ब कर लें उस चीज़ को, परामर्श हो जाओ, काम करोगे। चलो आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर, मैं नहीं करता। थैंक यू सर। चले कोई नहीं, लग रहा है आपको और बहुत ज़्यादा काम मिले सर को। एक अगर स्क्रिप्ट जरा अब्जॉर्ब करनी हो तो आप कहें अब्जॉर्प्शन के लिए मैं तौलिया बन जाता, आप मुझे भेज दिया करें, मैं अब्जॉर्ब करके आपके ऊपर निचुड़ जाऊंगा। ठीक है सर, काम नहीं छोड़ना। ठीक है सर आगे एक और खबर जो कि इंडिया से है। अनुराग कश्यप साहब बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, हम दोनों उनके काम के बड़े फ़ैन हैं। उन्होंने एक चीज़ लिखी है, मैं ज़रा पढ़ना चाहता हूँ ऑडियंस के लिए, कि उन्होंने कहा जी आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम ट्राइंग टू हेल्प न्यू कमर्स एंड मोस्टली एंडेड अप विद मीडियोकर शिट। ठीक, ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। सो नाउ ऑनवर्ड्स we believe so now onwards I don't want to waste my time with meeting random people who think they're creative geniuses. So I will now have rates. अच्छा, if someone wants to meet me for 10 to 15 minutes, I will charge 1 lakh rupees, उनके rupees. For half hour 2 lakhs. For 1 hour 5 lakhs. That's the rate. I am tired of wasting time meeting people. If you really think you can afford it, call me or stay the fuck away. And all paid in advance. सर जब बंदा बड़ा हो जाए और इस तरह की बात कर देना तो वाकई में उसके बाद ना बहुत ही अजीब किस्म की बकवास आती है जो वो तंग आगे की बात कर रहे हैं। सर हालांकि रेट इतना ज़्यादा नहीं रखा, रेट ज़्यादा नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं सर, ये ऐसे ही होता है सर, बड़ा आप ना भी ज़्यादा हो ना, मतलब प्रॉब्लम ये है कि वो सबको लगता है कि उनके पास बहुत बड़ा आइडिया है। वो ना बहुत बड़ा आइडिया कई दफ़ा नहीं होता। अच्छा कई दफ़ा वो बड़ा आइडिया हो भी तो एग्जीक्यूशन उसकी नहीं हो पाती, हो सकती, जो उनको नहीं अंदाज़ा। फिर कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि मतलब आप वैसे ही आपके पास वो दिन नहीं होते कि आप अपनी जेब से इन्वेस्ट कर सको, या आप वो कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता जिस पे आप खुद से फाइनेंशियल ला सको। सो अगेन, और ये भी बड़ा
बदतमीजी समझा जाता है, पता नहीं क्यों। मतलब यहाँ पे ना एक बड़ा ये रुझान है कि अगर आप नहीं मिलते ना तो लोगों को लगता है ये तो बड़ा एरोगेंट हो गया, कि ये हिट हो गया तो एरोगेंट हो गया। वो मसला नहीं है। एक उम्र के साथ साथ ना जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, आपको वक्त का एहसास जो है ना कि जा रहा है वो बहुत शिद्दत से बढ़ता जाता है। वो जो यंगस्टर आके मिलना चाहता है ना, उसको लगता है कि यार इसमें प्रॉब्लम क्या है, कि अगर ये मिल लेगा आधा घंटा तो इसका क्या जाएगा। वो आपका कुछ नहीं जाएगा, कि उसका बहुत ज़्यादा कुछ जाएगा। उसकी वजह ये है कि वो, मतलब मैं अब, मेरे ख्याल में कोई 6 घंटे ऐसे नहीं गुजरते जिसमें मैं एक दफ़ा मौत का ना सोचूं। तो अभी मैं और 5 साल बाद मेरे साथ और ज़्यादा ये होना शुरू हो जाएगा। तो मैं तो बिल्कुल अग्री करता हूँ इस बात से कि, और फिर अगेन एक और चीज़ ये है कि लोगों को ना इस बात का भी ख्याल नहीं होता कि अच्छा अगर एक उस यहाँ पे कोई मिलने आता है ना, मेरे ख्याल में इंडिया में भी यही होता होगा जो पाकिस्तान में होता है, उसकी एक कोई क्वेरी होती है, ठीक है, वो आपसे कर लेता है, और उसके बाद बजाय इसके कि वो निकल जाए कि बस ठीक है ओके थैंक यू हो गया, वो फिर बैठ जाता है कि अच्छा फिर और सुनाओ क्या हाँ, ये और सुनाओ वाला जो मामला है ना, ये मुझे एक चीज़ याद है बड़ी, मैं बहुत यंग था तो मेरी जो है एक्सेस हो गई काफ़ी बड़े लोगों के साथ, और वो उसमें ये था कि मतलब मुझे एग्जैक्टली पता होता था, मैं कुछ नाम भी अगर आप कहें तो मैं थ्रो भी कर सकता हूँ, कि मुझे पता होता था कि वो इस वक्त कहाँ होंगे और मुझे अगर मिलने जाना है। मतलब गांधी साहब वगैरह मेरे लिए इस तरह थे कि मुझे पता है कि वो मंगल के दिन कहाँ बैठे होंगे। मैं यूं गया हूँ, सीधा उनके साथ बैठा हूँ, उनके से मैंने सवाल किया है, चाय का कह दिए, चाय आ गई है। लेकिन ना एक दफ़ा भी ये नहीं हुआ कि मैंने जो है वो चाय ख़त्म होते साथ मैं निकल ना गया हूँ। आपने कहा ये नहीं कहा और दसो फिर। हाँ, ये कभी भी नहीं हुआ। मुझे मैंने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया, चाय मुक्की है मेरी, मैं कहा सर मेहरबानी निकल। मुझे याद है मुझे एक दफ़ा मुशर्रफ अली फारूकी ने ये कहा था बाद में, पहले नहीं बाद में, कि उस टाइम से कहा कि यार वो तू मतलब तू आके बैठ जाता था हमारे साथ, तो हमने तुझे सिर्फ इसीलिए कभी उठाया नहीं, ये नहीं किया कि निकल तू इधर किताब करने बैठा है, कि तू ना आवाज़ार नहीं करता था, काम दी गल की थी बाहर। और ये है कि जब तू आके बैठा है तो तूने जो भी पूछना, जो भी मतलब बातचीत चल रही है, अगर तू बैठा भी हुआ तो तू चुप करके बैठा, तूने ये नहीं कहा कि नहीं मैं आपको तो ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब इस तरह से अगर ऑपरेट किया जाए तो फिर वो बड़े लोग थोड़ा सा सही रहते हैं। हाँ, बाकी देखे ना हर बंदे की आदत है काम कुम के वगैरह जी, बाल बच्चे दसो फिर क्या क्या सीन है वो नहीं बता रहा भाई। और देखिए अनुराग कश्यप कोई छोटा बंदा नहीं। मैं तो आपको ये भी बताता हूँ कि इस शहर के अंदर 1 नहीं 2 नहीं 3 ऐसे वकील हैं जिनका मैं ज़ाहिर नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, जहाँ पे मेरा इत्तेफाक हुआ उनको किसी काम के ज़रिए में मिलने का। तो उनमें से तीनों ना किसी कैपेसिटी में ना ये था, क्योंकि मैं तो किसी के थ्रू गया हुआ था तो मेरे से ऑब्वियसली नहीं, उन्होंने कहा कि बट एक तो थे जिन्होंने अपने दफ्तर के बाहर एक बोर्ड लगाया हुआ था जिस पे लिखा हुआ था वी आर वेरी बिजी, वी आर टेकिंग नो न्यू केसेस, पारों चले जाओ यहाँ से, हमारे केस का टाइम ही नहीं है। और एक थे जिन्होंने लिखा हुआ था उनके दफ्तर में एंटर हुए ना कि टाइम इज़ मनी, इफ़ यू वांट टू मीट, इसी तरह हाफ एन आवर तुम्हें इतने पैसे एडवांस, घंटा तो इतने पैसे एडवांस, घंटे से ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है एक्स्ट्रा आपकी किसी बात के लिए, केस पसंद आएगा तो ले लूँगा, नहीं होगा तो नहीं लूँगा। ये बड़े वकीलों की बात हो रही है। तो उन्होंने भी देखे ना सर, एंड में किसी चीज़ से जिद होके आपसे बरक्स जो लोग हैं उनके साथ बर्दाश्त कर करके उन्होंने ऐसे इकदाम उठाए होंगे। तो लोगों को ये ऑफेंसिव लगता है, मुझे तो ये ठीक लगता है कि आपको अपनी टाइम, जिस बंदे को अपनी टाइम की कदर है वो औरों के टाइम की भी कदर करता है, तो इसलिए ऐसे तो बिल्कुल ठीक है ये। बिल्कुल ठीक है। और अगर आपको वाकई ये लगता है कि आपके पास $1 मिलियन आइडिया है तो देन पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, लाख आप खर्च दें उसको मिलने। हाँ मिलने, मतलब आपको पता है ना $1 मिलियन और वो ना कर ही नहीं पाएगा मुझे तो बस ठीक है, और फिर कर दी तो कोई मसले वाली बात नहीं, आप फिर भी कॉन्फिडेंट है ना, गुड। तो सर उसके अलावा हाँ सर, बाकी मैं इसमें ये बताता चलूँ कि मुझे पता है कि इसने गैंग्स ऑफ वसेपुर भी बनाई हुई है, जी सर, लेकिन मेरे लिए ना जाती तौर पे देव डी से बड़ी फिल्म सर बहुत आला सर, वाह सर, इंडी फिल्म और इंडस्ट्री को उस जॉनरा को वापस इंट्रोड्यूस करने वाला बंदा है अनुराग कश्यप सर। जिस वो बारीकी में चला गया था ना उसमें, कि उसने कहा कि यार अब ये मैं देवदास को ला रहा हूँ मॉडर्न करके, तो इसमें तो चंद्रमुखी नाम नहीं होना चाहिए।
उसने उसकी भी वो बनाई कि वो उसका गाना देख रही है और उसके बाद उसको पूछा कि तुमने नाम क्या रखना है, तो उसने कहा ये वाला रख ले। सर क्या बड़ी फिल्म है, बहुत बड़ी फिल्म थी। वो एक्टर भी बहुत अच्छा था, अभय देओल, और वो जो एक्ट्रेस है केली काल्की, सॉरी के काल्की, उससे फिर इसने ब्याह भी करवा। हाँ वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। तो सर अनुराग कश्यप के बारे में किसी दिन बैठ के आराम से करेंगे। आप ट्यूसडे को शुरू, ये फ्राइडे को करना होता है हमें। अच्छा सर, एक और चीज़ पता चली है अब ये गैन हमारे कुछ दोस्त हैं जो रमज़ान में भी एहतराम नहीं करते, और आपको पता है हमारा तो एक कंसिस्टेंटली चलता है, हम शो पे कई दफ़ा बता चुके हैं कि हम इस किस्म की चीज़ों पे मुकम्मल तौर पे लानत भेजते हैं, हमें तो ना कुछ पता होता है, लेकिन लोग अब राह चलते गुजरते गुजरते कोई चीज़ बता देते हैं तो हमारा साफ़ी जागता है और मजबूर हो जाता है कि हम इन्फॉर्मेशन तो पहुँचाएँ उन लोगों तक जिनको पता ही नहीं क्या हो रहा है माशरे में। तो पता ये चला है सर कि ये जो परमिट रूम्स होते हैं, इनको परमिट रूम्स ही कहा जाता है ना, जो होटलों के अंदर होते हैं जहाँ से आप शराब शुरू लोकल ख़रीदते हैं, तो वो ये रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर भी इनके अंदर बंदिश नहीं होती, इस महीने का लिहाज नहीं किया जाता, वो एक अलग बहस है। नहीं, क्योंकि वो तो जनरली तो वो नॉन मुस्लिम, लेकिन आपको पता है यहाँ पे भी काफ़ी लोग जो है कंज्यूम करते हैं। तो पता ये चला इस दफ़ा कि इस दफ़ा रमज़ान के अंदर भी बहुत सख्ती की गई है एक्साइज एंड टैक्सेशन के जो हमारे बहन भाई हैं उनकी तरफ से। तो वो बताया हमें ये गया कि इनका ना हर साल एक गालिबन एक चेंज होता है, चेंज ऑफ गार्ड कह लें उनको, कि जो हेड करता है ना पंजाब रीजन को या लाहौर के रीजन को, वो एक बड़ी पावरफुल पोस्ट होती है, क्योंकि ये करते ही हैं कि ये परमिट बेस्ड होता है सारा। तो उस परमिट में एक लिमिट होती है जो उनको रिलीफ मिलता है, ये जो बूट लेगर्स होते हैं उनको 6 यूनिट पर मंथ पर परमिट। हाँ जी, तो वो एक ही परमिट के ऊपर ना ढेर सारा सामान निकाल लेते हैं और बाद में उसको कागजों में वो ठीक हो जाता है। उसकी ज़ाहिर एक एडिशनल एक अमाउंट होती है जो किकबैक जाता है उनको। तो वो चेंज ऑफ गार्ड जो हुआ है ना, तो वो नए वाले जो है ना, वो इस वक्त अपनी सारी सेटिंग कर रहे हैं, तमाम तर जो आपके ये रूम्स हैं। तो वो हादसाती तौर पे जो चेंज ऑफ गार्ड है वो रमजान के महीने में आ गया, वरना रमजान का इससे ताल्लुक नहीं है। हाँ नहीं, रमजान का ताल्लुक नहीं है, बट इससे ये मैंने जरूरी समझा कि रमजान के अंदर भी मतलब होता है, और नॉन मुस्लिम के लिए हमें मसला कोई नहीं इस चीज़ से, हम सिर्फ अपना बता रहे हैं। तो ये अब एक नया चेंज हो रहा है, तो ये कुछ स्यापा पड़ा हुआ है इसके अंदर, और ये बरादरी है ये ज़रा इस चीज़ से मायूस है, और लोगों तक जो उनको चीज़ चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही। देखें, ये वाला इंसिडेंट है ना कि अगेन ये क्यों हो रहा है, वो जो सेटिंग हो रही है वो आपको भी पता है क्यों होती है। जी, ठीक है। बुनियादी बात ये है कि ये हो या वैसे भी जो बंदिश कल्चर है यहाँ पे, या जिस तरह से हम जो बात अक्सर करते हैं कि जी खोल दो, माशरा तैयार है जी, आपने टूरिज्म अट्रैक्ट करना है, फलाना ढकाना। असल में वही वाली चीज़ है कि जिस तरह हम अक्सर कहते हैं कि माशरा तैयार है, ये ऊपर वाले हुक्मरान नहीं मानते ना। वो क्यों नहीं मानते? उसकी वजह ये है कि अगर लिकर स्टोर्स होंगे यहाँ पे, ऑफिशियल कोई भी जाके ले सकता होगा और बंद बोतल घर लेके जा सकता होगा, तो फिर एक्साइज वालों की ऊपर की कमाई हो सकेगी, पुलिस वालों की ऊपर की कमाई हो सकेगी। अच्छा, ये आपके ख्याल में कोई भी एक डिपार्टमेंट हो, क्या इस तरह होता है कि वो, और ये इट गोज़ फॉर एवरीथिंग, कि वो एक चीज़ है जिस पे वो पैसे रख लेते हैं? नहीं, आपके ख्याल में वो ऊपर ब्यूरोक्रेसी को नहीं देते होंगे? आपके ख्याल में वो ऊपर सियासतदानों को नहीं देते होंगे? आपके ख्याल में सियासतदान ऊपर अपने से नहीं देते होंगे? सो अगर एक चीज़ ऑफिशियली खुल जाए ना, तो इन सब के पैसे मर जाते हैं। ये बंद रखने का मकसद ही ये है कि ये सारे कमा सके। और सर यहाँ पे अगेन, और वही बात है, अगर खुल जाएगी तो ये सारा पैसा जो है ये सरकार को जाएगा, अभी इनकी जेबों में जाता है। और सरकार उससे फिर जो मर्जी करना चाहे कर सकती है। तो सर ये एक चीज़ होती है। अगेन हमारे जो जानने वाले हैं जो ये करते हैं, यही कहते हैं कि यार हर साल एक ना एक पॉइंट आता है चंद हफ्तों का जिसके अंदर एक किल्लत सी पैदा की जाती है। अभी तो वो जून जुलाई में तो वो भी होता है ना कि जब सबके परमिट रिन्यू होते हैं, उसके अंदर फिर एक उसमें फिर महीना आ जाता है। ये असल में ये जो चीज़ हम ये मैं श्योर नहीं, हम पता करेंगे ये शायद वो चीज़ अभी हो रही है। अच्छा, जो कि तब होनी है अभी हो रही है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। ये बात सही है जो मैं बता रहा हूँ कि ये हो रहा है, वजह इसकी जो है ये भी हो सकती है, लेकिन शायद चेंज ऑफ गार्ड शायद वजह, वो चेंज ऑफ गार्ड ही होगा। वो तो जून जुलाई में होता है। हाँ। जून में बेसिकली परमिट खत्म होते हैं, फिर उसके बाद नए इशू होते हैं। उसमें भी ये होता है ना कि जो परमिट की जो फीस है ना,
वो अगर आपने जुलाई में बनवाया तो वो ज्यादा होगी, अगस्त में उससे कम, नवंबर में उससे कम, दिसंबर में उससे कम, मई में आप गए हैं तो बहुत ही सस्ता हो जाता है। उसकी वजह है ना क्योंकि उसके अगेंस्ट आपको कितने महीने मिल सकती है, क्योंकि जून में तो फिर रिन्यूअल होना है। सो जितने महीने बाद ज्यादा मिल जाएंगे तो महंगा होगा, ज्यादा मिल जाएंगे तो महंगा होगा। बिल्कुल। और प्लस ये भी सर बड़ी गेम है, किस दिन इस पे बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो हम वही बात है कि लोगों से पूछेंगे हाँ कि ये कैसे होता ये है, होता क्या है, क्या फिर मुझे हमें बताएंगे तो हम आगे बता देंगे। बिल्कुल सर, पूछेंगे सर। अच्छा सर, एक और कर लेते हैं। सर हुआ ऐसे कि आपने मुझे खबर बताई थी कि दो एक्चुअली चीज़ें जो है कि एक तो फैसलाबाद में एक वाकया पेश आया कि डोर से किसी की गर्दन पे वार हुआ और फ्लाइंग जो होता है, और ये भी अगेन एक मसला है, हम इस चीज़ को रिकग्नाइज करते हैं। आपको पता है हम शो पे बैठ के बसंत की बड़ी हम हिमायत करते हैं और कहते हैं कि बसंत को वापस इंट्रोड्यूस किया जाए माशरे में, लेकिन ये चीज़ भी तो एक सच्चाई है। तो इसमें तो ऑब्वियसली जो डोर है वो कसूरवार भी है, ना कि वो शख्स जो उड़ा रहा था, क्योंकि उसको थोड़ी ना पता था कि वहाँ उस तरह से वो गैर कानूनी चीज़ कर रहा है, क्योंकि कानून के अंदर है कि हमें नहीं उड़ानी। बट इसको प्री मेडिटेटेड कहना कि उसकी नीयत ही उस शख्स की ये थी कि ये डोर जो है किसी ऊपर वार करे, जाहिर है। लेकिन आपके हाथ में जो चीज़ है, आपको अगर पता है कि ये गलत नौयत की है और ये बहुत ज़्यादा शार्प है, उस पर शीशा भी लगा हुआ है और केमिकल भी लगा हुआ है, तो उससे कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस चीज़ की रोकथाम होनी चाहिए। बिल्कुल। एक तो ये बड़ा अच्छा किया आपने ये वाली खबर जाने से पहले कर ली, क्योंकि इस पे ना कई लोगों ने हमें टैग किया और उन्होंने कहा जी कि आप बड़ी पसंद करते हैं, तो ये देखें क्या हो रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि केमिकल वाली डोर से ही हो, आम डोर से भी गला कट जाता है, लोग मर जाते हैं। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ तो ये कि ये बात बिल्कुल ठीक है, गला तो कटता ही कटता है आम डोर से भी। बेसिकली अमूमन आम डोर फेटल नहीं होती, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि वो डोर तो आ गई तो आ गई, वो तो आप जख्मी तो हो गए, उसके बाद आपका कॉमन एक रिफ्लेक्स एक्शन है कि उसको रोकना है, वो आपका हाथ हूथ पड़ जाता है, वो टूट जाती है। या कई दफ़ा वो इतनी मतलब आपका हाथ ना ही पड़े, वो इधर से भी टूट जाती है कई दफ़ा। जो केमिकल है ना, वो केमिकल का लगती है नायलॉन पे, वो नायलॉन टूटता ही नहीं है। वो तो आपका हाथ आएगा वो हाथ भी ले जाएगा, वो तो उसका वो बड़ा मसला है। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये कि हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि रेगुलेट पहले किया जाए, फिर वही बात है जो दिन मुख्तस किए जाएं उस दिन में बाइकर्स को कहा जाए कि आगे वो डोरी लगाई जाए। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये कि अब तो हम बहुत अरसे से इस चीज़ पर आगे हुए हैं, मैं और आप, इस शो में, कि जी अगर हुकूमत रेगुलेट नहीं कर सकती और ये सारे मसाइल चलते रहने हैं तो आप घरों पे उड़ाने की इजाज़त जिस तरह अभी नहीं है वो कभी भी ना खोलें, बसंत के दिन भी ना खोलें। जिस तरह F9 पार्क में इस्लामाबाद में बसंत होती है, आप लाहौर में जल्लों में क्यों नहीं करा? हमने तो यही कहा है, हमारा वो नहीं। और तीसरी और आखिरी चीज़ वो ये है कि हम तो कानून साजी की बात कर रहे हैं कि होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। अभी तो फिलहाल बैंड है ना हुकूमत की तरफ। अभी जब बैन है तो इस वक्त तो उड़ाना वैसे ही गैर कानूनी हरकत है, तो हम कैसे उसको सपोर्ट कर सकते हैं? हाँ, और बाकी जाहिर जो लोग करते हैं, मैंने जो शुरू में कहा, उनको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और अल्लाह जो है वो मतलब वही बात है, यंग बच्चे की मौत उसके घर वालों के साथ, जो मतलब उनकी तो सारी जिंदगी गई। तो हम तो ना हमारे पास अल्फाज हैं दुख शेयर करने के लिए, ना मजम्मत करने के लिए हमारे पास अल्फाज ही नहीं। बिल्कुल सर। और बाकी इसके ऊपर जाहिर है जैसे हमने कहा कि कानून साजी तक की हद तक इसको शुरू किया जाए, इवेंचुअली इसका कोई पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे किया जाए एक दफ़ा, उसके बाद कुछ और आहिस्ता आहिस्ता बदरीज इसको आप एक ऐसे लेवल पे ले जाएं जब आप सेफ हैं। मतलब क्रिकेट भी जब रीइंट्रोड्यूस की गई थी वापस, तो उसमें भी रिस्क फैक्टर्स थे, तो उन्हीं रिस्क फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए इवेंचुअली हुआ ना, तो इसमें भी हम ये कहना, इतनी सी बात है। बाकी सर मेरे ख्याल में तमाम तर खबरें जो हैं आज के लिए इतनी हैं, ख़त्म करते हैं। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।